हेलो फ्रेंड्स। हम कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स देख रहे थे, तो इसमें स्टार्ट करते हैं अगली श्रृंखला में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ईपीआई एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की यह एक संयुक्त परियोजना है। ईपीआई में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक दी जाती है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 1 जून 2022 को पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। ईपीआई 2022 के तहत 11 श्रेणियों में विभक्त 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्व के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। श्रेणियाँ कितनी हैं? 11। प्रदर्शन संकेतक कितने हैं? 40। और देश कितने हैं? 180। इन 11 श्रेणियों को पुनः 3 नीतिगत उद्देश्यों में समूहबद्ध किया गया है। उद्देश्य देख लेते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति और जलवायु नीति। समग्र रूप से ईपीआई रैंकिंग यह प्रदर्शित करती है कि कौन से देश सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होंगे। वर्ष 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे 2050 में। इन देशों को द डर्टी टू डजन नाम दिया गया है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। अंतिम 3 देश देख लेते हैं। तो अंतिम स्थान पर भारत, 180 देशों में भारत का स्थान 180 है। म्यांमार 179 और वियतनाम 178। ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लीजिए। ब्राज़ील की रैंकिंग 81 है, रूस की 112, भारत की 180, चीन की 160 और दक्षिण अफ्रीका की 116। ईपीआई 2022 में भारत को 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान मिला है। वहीं 2020 में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ था। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 देखते हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक से ही प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न होता है। ज्ञातव्य है कि टीटीसीआई पिछले 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। टीटीसीआई का टीटीडीआई के रूप में रूपांतरण यात्रा एवं पर्यटन विकास संकल्पनाओं के संदर्भ में इस सूचकांक की कवरेज में विस्तार को प्रदर्शित करता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF भी कहते हैं, के द्वारा यात्रा एवं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक का शीर्षक क्या है? एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। इसे जरूर याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टीटीडीआई 2021 में कुल 117 देशों को शामिल किया गया और इनमें 5 देश जो शीर्ष पे हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। फिर से देखिए, जापान नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे पे, स्पेन को तीसरा स्थान, फ्रांस को चौथा और जर्मनी 5वां स्थान पर। और अंतिम स्थान पर कौन है? चाड। भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वीं रैंक प्राप्त किया है और दक्षिण एशिया में यह शीर्ष पर है। और 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 46वीं थी। अब देखते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। हाल ही में WCR के 34वें संस्करण को जारी किया गया। इस रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। यह रैंकिंग निम्न 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है, जैसे आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और चौथा है आधारभूत संरचना। IMD WCR के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसे अंडरलाइन करें, यह पूछा जा सकता है, डेनमार्क। नेक्स्ट है, इसके शीर्ष देश देख लीजिए। डेनमार्क है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर सिंगापुर है। WCR 2022 में भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 66.01 स्कोर के साथ 37वां स्थान हासिल किया है। पिछले 5 वर्षों में भारत का समग्र प्रदर्शन देख लेते हैं। कभी कभी कूट के माध्यम से सवाल पूछ लेता है। 2022 में 37वां, 2021 में 43वां, 2020 में 43वां, 2019 में भी 43वां और 2018 में 44वां। तो 19, 20, 21 43 है, 18 में 44 है और 2022 में 37 है। एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंकिंग 11वीं है, जबकि पिछले वर्ष यह 12वें स्थान पे था। तो 1 अंक का सुधार भी है। विश्व अल्पसंख्यक रिपोर्ट देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जारी की गई है। पहली बार जारी वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी किया गया है। चूँकि यह है पहली रिपोर्ट है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए, शायद पूछ ले। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को विभिन्न देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह पहली ऐसी रिपोर्ट है जो देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर रैंक दी जाती है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल 110 देशों को शामिल किया गया। कितने देश हैं? 110 देश हैं। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देशों को ही इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालांकि 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड को पूरा न करने के बावजूद भी शामिल किया गया। याद रखिएगा, मालदीव को जनसंख्या कितनी है इसमें? 10 लाख और देश कितने हैं? 110। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? भारत है, दक्षिण कोरिया है और जापान है। इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स हाल ही में चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। WGI यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। इसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया है जो वैश्विक वयस्क जनसंख्या के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। अब देख लेते हैं। पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, केन्या दूसरे स्थान पर और USA तीसरे स्थान पर उदारता के मामले में। और 2022 में भारत ने 57वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 की रैंकिंग में अंतिम 4 देशों में कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान तथा मिस्र हैं, जिनकी रैंकिंग 119, 118, 117 और 116 है। सतत विकास रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र
सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। कब? 2015 में। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना था। कितने लक्ष्य थे? 17 गोल थे। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट को जारी किया गया है और यह 7वां संस्करण है। इसका थीम याद रखिएगा, इसका शीर्षक है संकट से सतत विकास तक, एसडीजी वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। इसको 3 स्टार देते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अंतर्गत एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में औसत एसडीजी सूचकांक स्कोर 66.0 है। शीर्ष देश देख लेते हैं: फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया। और अंतिम 5 देश देख लेते हैं: सूडान, सोमालिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिणी सूडान। सूचकांक के अंतर्गत कुल 163 देशों को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 121 स्थान है। और भारत का समग्र स्कोर कितना है? 60.32 है। एसडीजी को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं एवं प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न एसडीजी प्रतिबद्धता की श्रेणी 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में 117 और 2021 में 120वां स्थान था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने एसडीजी जैसे 1, 3, 7, 6, 8, 9 में मध्यम सुधार ही दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत एसडीजी 13 जिसमें जलवायु कार्रवाई और एसडीजी 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन को प्राप्त कर चुका है। याद रखिएगा एसडीजी 13 और 12 को। बांग्लादेश और कंबोडिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2015 के बाद से एसडीजी पर सबसे अधिक प्रगति की है। वर्ष 2022 में स्वीडन आयातित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? स्वीडन। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट देख लेते हैं। यूएन हैबिटेट मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1978 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, नैरोबी केन्या में है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक से जारी की है। इसका शीर्षक जरूर याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां सत्र 26 से 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के केटोविस नामक शहर में आयोजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पोलैंड के केटोविस शहर। ध्यातव्य है कि वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 11 जिसमें सतत शहर एवं समुदाय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। ये पॉइंट अच्छा है, इसे आप मेंस में डाल सकते हो। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर से 3 स्टार दीजिए। जो चीन लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। कब तक? 2035 तक। कितना? 675 मिलियन होने का अनुमान है। 2035 के मध्य भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 43.2% होगी। वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर के 2050 में 68% होने का अनुमान है। ये सब इम्पॉर्टेंट है,
इसे जरूर ठीक से देखिए। अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह एक नई और अनूठी पहल है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना, जिससे वह एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा कर सकें। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में प्रायोजित किया गया। इसमें कुल 10 सत्र शामिल थे। इन 10 सत्रों में उद्घाटन एवं समापन सत्र जो है राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्तरीय था, जिसकी मेजबानी किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अतिरिक्त 8 मंत्री स्तरीय, जिसमें वित्त, पर्यावरण, विदेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य एवं व्यापार आदि भी आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेताओं और मंत्रियों ने भागीदारी की है। इस सम्मेलन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न नई पहलों की घोषणा की गई है। यह पहल देख लीजिए। आरोग्य मैत्री, वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, वैश्विक दक्षिण युवा राजनीतिक मंच, वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति। अब आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सकीय आपूर्तियां उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया गया। यह कहाँ पर हुआ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ध्यातव्य है कि सम्मेलन का पहला चरण चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर के मध्य 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। COP15 के साथ ही COP MOP 10 यानी कि 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्वाइविंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी तथा NPMOP 4th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्वाइविंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द नगोया प्रोटोकॉल का भी आयोजन किया गया। शॉर्टकट बोल सकते हैं आप इसे। COP15 के साथ COP और MOP 10 तथा NPMOP 4। दिसंबर 22 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित COP15 की अध्यक्षता चीन ने की थी। सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। GBF के अंतर्गत 4 उद्देश्यों और 23 लक्ष्यों को शामिल किया गया, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। कब तक? 2030 तक। वर्ष 2030 तक जिन 23 लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, उनमें कुछ प्रमुख लक्ष्य उन्हें देख लेते हैं। जैसे विश्व की कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्रों और महासागरों को प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन, खराब हुए स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के कम से कम 30% की बहाली। COP15 के प्रतिनिधियों ने GBF के भीतर लाभों को एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। इस कोष को वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 में अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि COP16 कहाँ होने वाला है? तुर्की में। तुर्की का अब नाम तुर्की है। जैव विविधता अभिसमय के बारे में जान लेते हैं। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अनौपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय के रूप में जाना जाता है। यह अभिसमय 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया। CBD जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
यह अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। CBD का सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। वर्तमान में 196 देश CBD के पक्षकार हैं, जिनमें 168 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी CBD के पक्षकार नहीं हैं। भारत 19 मई 1994 से CBD का पक्षकार है। कौन कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में। कौन सा था ये? 17वां। भारत में कौन सा हो रहा है? 18वां। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद से वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय या थीम क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। यह शिखर सम्मेलन निम्न 3 अंतर संबंध स्तंभों पर केंद्रित रहा। देख लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, सतत ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल रूपांतरण। 17वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में भारत के G20 शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली, इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन, हुतान, राया, गुराह, राय मैंग्रोव वनों का दौरा किया और मैंग्रोव पौधे लगाए। भारत इंडोनेशिया की G20 की अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। कहाँ पर? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत शामिल हो गया है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। ये पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है वो किसकी पहल है? तो इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात का। ज्ञातव्य है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित 27 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हुआ था COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। कब? 1 दिसंबर 2022। और यह अध्यक्षता कब करेगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। G20 के बारे में कुछ जान लेते हैं। 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। यह विषय कहाँ से लिया गया? महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला से प्रेरित है। हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। ज्ञातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा UAE शामिल हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन एवं उससे संबद्ध बैठकों का आयोजन केवल नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। ये चारों शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी के परिदृश्य में। 11 से 12 फरवरी 23 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया है।
भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका बहुत इंपॉर्टेंट है का हिस्सा है। ट्रोइका में कौन कौन से देश हैं ये जान लीजिए। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल है। यह प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में और 2025 में इसका दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं।